नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो सुयुसून पर। आशा करता हूं कि संक्रमण की सुनामी के दौर में आप सभी सुरक्षित अपने घरों में बैठे होंगे, अपने परिवार वालों के, अपने दोस्तों के, अपने परिजनों का सुरक्षा का खास ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे होंगे। बहुत ही आक्रामक दौर चल रहा है हमारे देश में और इसी के चलते हमारी एक छोटी सी मुहिम है ये लीगल अवेयरनेस सीरीज की, जहाँ पे हम देश के विदेश के जाने माने पहचाने हुए चेहरों को आमंत्रित करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनकी जीवन कथा के बारे में कुछ हम दुर्लभ जो बातें हैं वो जानें और उनकी बातें आप तक रखें, साझा करें और उनसे जो हमारे लिए प्रेरणा के सूत्र हैं, आपके लिए भी वो प्रेरणा के सूत्र बने। तो मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान का आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। श्री सुकेश मिश्रा जी, जो कि पिछले 11 साल से कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बागडोर संभाले हुए हैं और वहां पे एज अ डायरेक्टर लीगल एंड एडवाइजर कार्यरत हैं। सुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया। और सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू करने से पहले हमें हमेशा हमारा एक परंपरागत जो सवाल होता है अपने अतिथियों से, वो ये होता है कि कृपया हमें एक तो अपने जीवन के शुरुआती जो दौर था आपका, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं और ये बताएं आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ और वो कौन सा दौर रहा सर आपके जीवन में जहां आपने ये सोचा कि अब मुझे वकालत करनी है और वकील बनना है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस शो के लिए और एक बहुत ही अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। जहाँ तक सवाल मेरा बचपन का जो वो रहा अपब्रिंगिंग, मैं आपको बता दूं जयंत कि मेरे पिताजी जो थे वो यूपी से थे और हैदराबाद वो चले गए थे 70s में एंड ही वाज प्रोफेसर देयर। तो मेरा जन्म जो है वो एटा में हुआ बट मेरा जो ब्रॉटअप था वो हैदराबाद में हुआ। तो मैंने जो शुरुआती पढ़ाई अपने जीवन में की, हाई स्कूल एंड देन फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन एंड लॉ, ये सारी चीजें मैंने हैदराबाद में रह के पूरी की। तो सर तो जहां तक सवाल जी जी प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बचपन मेरा जैसे बाकी के लोग होते हैं उसी तरह से एक मतलब सामान्य मेरा बचपना था। पिताजी की कुछ मतलब एक आइडियोलॉजी थी, वो लोहिया विचार मंच एक करके उन्होंने एक वो बनाया हुआ था, एक छोटा सा एक उनका मंच था जिसपे लोग आते थे, घर में बैठ के मतलब चर्चाएं होती थी उस समय की समसामयिक जो स्थितियां थी इस देश की। तो मैं छोटा बच्चा ऐसे ही बैठा रहता था, उनकी बातें सुनता था, तो मुझको काफी प्रभाव पड़ता था कि समाज के लिए कैसे मतलब हम लोग एक मतलब अपना योगदान दे सकते हैं। हम लोग मतलब काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी, मेन स्ट्रीम में रहते हुए भी मतलब किस तरह से समाज के लिए हम मतलब एक अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये ऐसे एज़ अ चाइल्ड मैं बैठा रहता था, सुनता रहता था, तो मेरे पे काफ़ी प्रभाव पड़ता था। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली वहीं से मेरे दिमाग में एक ये था कि मुझे कुछ करना है जो थोड़ा-सा लीक से हट के करना है। और जब जब मैं ग्रेजुएशन में आया, मैंने बीकॉम किया, तो मुझे आज भी याद है वो दिन कि बड़े मस्त दिन होते थे, बड़े बेफ़िक्री के दिन होते थे। तो उन दिनों मुझे थोड़ा-सा वर्जिश का शौक था, मैं वर्जिश करता था और अपना कॉलेज जाता था। तो एक मित्र ने मुझसे पूछा, मैं फाइनल ईयर कर रहा था, कि अब इसके बाद क्या? तो मुझे लगा कि ये पूछ रहा है कि अब यहाँ से जाने के बाद क्या? तो मैंने कहा अब घर जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं व्यायामशाला जाऊँगा। उन दिनों इतने जिम नहीं होते थे, तो एक छोटी-सी हमारे घर के पास एक व्यायामशाला थी, वहाँ मैं जाया करता था। तो मैंने कहा कि मैं जाऊँगा अपना आराम से, तो बोले नहीं यार मैं ये नहीं पूछ रहा। मेरा कहने का मतलब है कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? तो मैं थोड़ा चौंका। मैंने कहा यार इस पे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। बोले अभी तक सोचा ही नहीं? फाइनल ईयर है, 2-3 महीने बाद अपना एग्ज़ाम होने वाला और तुम कह रहे हो सोचा ही नहीं, बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। तो ये वो दौर थे। बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था। और एक अनफॉर्च्यूनेट मतलब इंसिडेंट इन बिटवीन हो गया था। सन 86 में पिताजी का देहावसान हो गया था, वो मतलब टीबी से ग्रसित थे। मैं बहुत छोटा था और परिवार में माँ रह गई थी, एक छोटा भाई रह गया था। तो हम तीनों ही लोग थे, तो हम लोग ही आपस में एक-दूसरे से मतलब डिस्कस कर लेते थे म्यूचुअली, जो भी डे टू डे अपने संवाद होते थे। तो उसी
प्रसंग में जब फिर मैंने घर लौट के अपनी ये चर्चा जो है अपनी माताजी से, जो उस समय जॉब करती थी, तो उनको जब वो लौट के आई ऑफिस से, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भई अब तुमको अपने जीवन के बारे में डिसाइड करना है, तुमको क्या करना है तुम सोचो। तो तब जाके फिर ये हुआ कि मैंने अपने कुछ मित्रों से चर्चा की, तो ज़्यादातर लोग जो थे वो सीए और एमबीए के लिए वो एक-एक दौर होता है। जी। तो जैसे कुछ दौर पहले कभी इंजीनियरिंग बड़ी मतलब हाइप होती थी कि लोग इंजीनियरिंग के लिए भाग रहे हैं, मेडिकल के लिए भाग रहे हैं। तो जब हम लोग 90s में, मिड 90s की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो उस समय ये था कि ज़्यादातर लोग या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे होते थे, या फिर एमबीए उस समय बड़ी डिमांड में था। तो उन्होंने, ज़्यादातर मित्रों ने यही कहा कि हम तो कोई, किसी ने कहा मैं एमबीए करने जाऊँगा और किसी ने कहा कि नहीं मैं अपना कोर्स कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट करूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो फिर तब मुझे लगा कि मैं अब क्या सोचूँ? तो उस श्रृंखला में फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि एक लीगल प्रोफ़ेशन ऐसा है जो थोड़ा-सा हट के है। और इसमें आप जो मतलब आपके मन में एक इच्छा है कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, या एक सेवा का जो एक भाव आप लेके चल रहे हो, तो वो चीज़ ये एक प्रोफ़ेशन, वो माध्यम आपको प्रदान करेगा। तो वहाँ से मेरे जीवन का एक मतलब, एक कहते हैं ना कि एक चेंज मतलब दिमाग में आया कि अब जो है थोड़ा-सा हट के सोचते हैं। मेन स्ट्रीम में सब लोग जो कर रहे हैं उनके पीछे रैट रेस का मैं पार्ट पार्ट एंड पार्सल नहीं बन सकता, और मेरा स्वभाव बचपन से ही नहीं है। तो मैं वो नहीं करूँगा जो सब कर रहे हैं, मैं कुछ हट के करूँगा। तो ऐसे सोच के फिर मैंने, मेरा डिसीजन बड़ा क्रिटिसाइज़ भी हुआ, दोस्तों ने बड़ा मज़ाक भी बनाया, बोले अरे कुछ नहीं, इतने सारे वकील हैं, इतनी भीड़ है, और तुम फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे? तो इस तरह से काफ़ी मतलब सुनने को मिलता था। आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए खासकर मैं समझता हूँ कि एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष जीवन में हमेशा बना रहता है, पर जब भी आप जैसी हस्तियों से हमारे बातचीत होती है, हम उनसे मुखातिब होते हैं, तो एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनता है। और आपने बताया कि 90 के दशक की बात है, तब तक ये लॉ स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं आया था, जो आजकल हर जगह है, और लोग एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं आजकल कि भाई हमें 5 साल की पढ़ाई करनी है। और उस दौर की हम बात करें जहाँ आपने बहुत सही तरीके से बात रखी कि सीए या एमबीए, जो कि एक इजी कंपनी में आपको एक एंट्री दिला देगा, एक सैलरी, एक पे पैकेज, एक आमदनी का जो एक विश्वसनीय सूत्र होता है वो दिला देगा। तो मेरा अगला सवाल सर निकल के आता है कि अब आप आ चुके 90 के दशक में, आप लॉ स्कूल में भर्ती हो गए, तो जो लॉ स्कूल का आपका जो दौर रहा वो कैसा रहा? उसके बाद मैं भी जानता हूँ आपने मास्टर्स भी किया कॉन्स्टिट्यूशन मैं लॉ में। आपको एक चीज़ पे इंटरवीन करके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस समय हैदराबाद में जहाँ मैं रहा, मैं पुराने शहर का हूँ हैदराबाद के। तो वहाँ पे मैंने कभी सिविल सर्विसेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं, तो मेरी एक बुआ जी थी, उनके मैं घर जाता था, तो उनके लड़कों के पास मैं कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू वगैरह देखता था, तो ऐसे ही मैं कौतूहल में उनके पन्ने पलटता था, तो उसमें वो आते थे आईएएस के इंटरव्यूज़ और सब। तो तब मुझे इस सेवा के बारे में पता चला कि मतलब सर्विसेज़ भी होती हैं और ये बड़ी प्रीमियम सर्विस है। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ अवेयरनेस नहीं थी उन दिनों हैदराबाद में। जैसे मैं यहाँ सुनता हूँ कि इलाहाबाद हुआ या दिल्ली हुआ, मुखर्जी नगर हुआ कि लोग रात-रात दिन एक कर देते हैं और तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं। तो हम लोगों के टाइम में ना वो दौर थे, बहुत बड़े बेफ़िक्री के दौर थे। और कहीं न कहीं मैं मतलब समझता हूँ कि मेरा करियर रूइन करने में सचिन तेंदुलकर का भी हाथ था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शायद ही मैंने उसका कोई बैटिंग या कोई उसका मैंने इनिंग छोड़ी हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज़ डेब्यू इन 1989। तो बड़ा टाइम मैं मतलब ज़ाया करता था और बड़ा आनंद लेता था। तो मैं फिर वही बताना चाह रहा हूँ कि दिन बड़े ये अपना एक परसेप्शन होता है जैन, कि हम किस तरह से सोचते हैं। जीवन को हम मतलब एक अ, ब किस तरह से इसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है। कई बार लीज़र मोमेंट जो होते हैं, वो भी बड़े आनंद देते हैं। जी। दोस्तों के साथ बैठना, गुफ्तगू करना, उनके साथ गप्पे मारना, और पुराने शहरों में आप हैदराबाद में मतलब ईरानी होटल हुआ करते थे, वहाँ बैठा करते थे, चाय पीते थे मित्रों के साथ, गप्पे मारते थे। तो ये सारे दिन जो है मैं आज याद करता हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ स्पेशली जब आपने कहा कि ये कोविड टाइम्स में जब हम अपने परिवारों में देख रहे हैं, अपने आस-पास में इतनी समस्याएँ देख रहे हैं, मन वाक़ई दुखी है।
बच्चे जो हैं वो पूरे समय मोबाइल लिए बैठे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते। तो कहीं न कहीं मतलब ये देख के बड़ा मन खराब होता है। और हम लोग थे, आउटडोर ही हम लोगों का एक्टिविटी होती थी, ना मोबाइल होते थे, ना इतना ज़्यादा टीवी का कोई क्रेज़ या चार्म होता था। एक महाभारत आ जाती थी, एक रामायण आ जाती थी, कुछ एक आध सीरियल आ जाते थे शाम को, बस यही जीवन हुआ करता था। बड़े लिमिटेड मीन्स थे और बड़ा मज़ेदार टाइम गुज़रता था अपने दोस्तों के साथ। आउटिंग होती थी, घूमते थे, फिरते थे। अब मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ कि कैसे मतलब लॉ कॉलेज के दिन गुज़रे। तो जैसे मैंने आपको बताया, पिताजी के जाने के बाद माताजी ने नौकरी जॉइन कर ली थी, तो वो हमारे संघर्ष के दिन चल रहे थे। छोटा भाई जो था वो उसने भी मतलब 12वीं करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी हैदराबाद में कहीं। और मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ी गिल्टी सी फील होती थी, एंड देन आई इंसिस्टेड कि वो भी मतलब अपनी पढ़ाई जारी रखे, जो उसने सुनी, और सब्सिक्वेंटली उसने भी फिर मास्टर्स किया। आज वो हैदराबाद में एक मतलब एस्टैब्लिश्ड लॉयर है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। बट उन दिनों की बात है, वो पहले मुझसे पहले नौकरी उसने शुरू कर दी, वो पैसे कमाने लगा और मैं बैठा पढ़ाई करता था, तो मुझे थोड़ा-सा मतलब लगता था। तो मैंने कहा कि मैं भी अपना कुछ व्यापार शुरू करूँगा। अच्छा, उन दिनों लॉ कॉलेज में अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतने प्रोटोकॉल्स नहीं हुआ करते थे। तो आप अगर नहीं भी जा रहे हैं लॉ कॉलेज, आपकी पढ़ाई से मतलब है, आपकी उपस्थिति से वहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। और चूँकि स्थितियाँ मेरी नहीं थी कि मैं अफ़ोर्ड कर पाता कि रोज़ कॉलेज जाके बैठता और क्लास अटेंड करता, तो मैंने एक छोटी-सी दुकान खोल ली थी। तो वहाँ मैं किताबें ले जाता था और लॉ की मतलब उस समय सुजाता लॉ सीरीज़ चला करती थी। तो और कुछ एक आध जो नोट्स होते थे, तो वो मैं ले जाया करता था और वहाँ बैठ के मैं पढ़ा करता था। अच्छा, लॉ में जो मेरा एंट्रेंस हुआ, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ज़रूर। कि जब डिसाइड हुआ कि साहब मैं एलएलबी करूँगा, तो एंट्रेंस दी, हैदराबाद में लॉ सेट हुआ करता था, मैं बैठा और मैं क्वालीफाई हो गया। उसी वर्ष एक मतलब बार काउंसिल का एक रेज़ोल्यूशन हुआ आया कि जो-जो लॉ कॉलेज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन नहीं है, प्रॉपर कैफेटेरिया नहीं है, तो उन्होंने डी-एफिलिएट की काफ़ी लॉ कॉलेज हैदराबाद में। तो संयोगवश जिसमें मैंने एडमिशन लिया था, वो भी उस कैटेगरी में फ़ॉल हो गया। तो जो है मामला जो है वो हाई कोर्ट में कई लोग ले गए। अब वो मैं जब जाऊँ वहाँ कॉलेज में पता करने अपने, तो वो कहें कि साहब ये तो रिट में चल रहा है, आप या तो इम्प्लीट करा लीजिए अपने आप को, और या नहीं तो आप जाके चीफ जस्टिस से याचना कीजिए। तो मैंने जाके माताजी से ये बात बताई अपनी। तो माताजी ने कहा कि ये बड़ा मतलब अनयूजुअल है कि आप मतलब तुम्हारे करियर को मतलब इस तरह से कोर्ट कोई डिसीजन क्यों नहीं पास करता है इसमें? उनको एक डिसीजन देना चाहिए इसमें, जस्ट डिसीजन जो मतलब दिस वे दैट वे। और पेंडिंग कब तक रखेंगे? बच्चों का करियर मतलब जो 1 साल बर्बाद होने की कगार पे है और उसमें काफ़ी समय जाया जा चुका था। तो माताजी गईं हाई कोर्ट में, उन्होंने टाइम लिया और फिर मुलाकात की और बताया कि इस तरह से, तो बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं आपसे मिल सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब जब जो हुआ करते थे, और आप बोले नहीं, मैं लिटिगेंट नहीं हूँ, बट मैं मतलब अपने बच्चे को पाल रही हूँ, इनके मतलब फादर की डेथ हो चुकी है, और आप बताइए कि इस तरह से अगर मतलब इसका करियर ruined हो जाएगा इस घटना से। तो उन्होंने कहा आप आश्वस्त रहिए, हम इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन करेंगे। और उसके कुछ हफ्तों के बाद में उन्होंने एक डिसीजन दिया और एक रास्ता निकाला हाई कोर्ट ने, ये कह के कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें इन बच्चों को आप ट्रांसफर कीजिए, इनका करियर ना ruined होने पाए, इनका करियर ना खराब हो। तो भाग्यवश बच गया। तो 2 या 3 महीने का समय बचा था, जिसमें मुझे तैयारी करनी थी और दुकान में खोले हुए था। तो वो मैं इतना मेरे पे समय नहीं था, ना मेरे पे इतना कोई गाइडेंस थी कि मैं क्या पढ़ूँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ूँ। तो जब मैं कॉलेज गया तो जो प्रोफ़ेसर थे उन्होंने कहा तुम इस समय टाइम बहुत कम है, तुम सुजाता लॉ सीरीज़ की जो गाइड आती हैं वो पढ़ लो, उससे काफ़ी है, उससे तुम कर लोगे। और अकॉर्डिंगली उससे मैंने तैयारी की। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, I stood top in the class.
और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का लॉ कोर्स था, अनलाइक 5 इयर्स व्हिच आर पॉपुलर दीस डेज। तो मैंने 3 साल के कोर्स में मैं टॉपर रहा और मैंने तीनों साल में अपने घर में ही रह के पढ़ाई की और किताबों का जो था, मेन स्ट्रीम की किताबें तब तक मैंने छुई भी नहीं थी। गाइड्स के भरोसे मैं मतलब पढ़ता था, क्योंकि समय मेरे पे बड़ा कम रहता था, बिकॉज़ मैं अपना जीवन यापन भी देख रहा था उस समय। बड़े संघर्ष के दिन थे। बड़ी अच्छी बात रखी सर आपने, और बताया कि किस तरह से चुनौतियां इंसान के समक्ष आती हैं, पर उन चुनौतियों से निपटना जिस सहजता से आपने बताया, और मेरे लिए कहना तो आसान है, पर मैं खुद को नहीं उतार सकता उस शीशे में या जिस दौर से आप गुजरे हैं, क्योंकि आप जीविका भी देख रहे हैं, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसमें उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, तो बहुत सारी आप साथ ही साथ चीजें कर रहे थे। मेरा एक सवाल सर आपसे ये है कि उस वक्त इतनी सारी चीजें और संघर्ष से आप जूझ रहे थे, क्या उस वक्त जैसे आज का हम आज दौर में सुनते हैं इंटर्नशिप या किसी दफ्तर से लग जाना, जुड़ जाना, काम सीखना, वो संभव था उस वक्त, या आप जब ग्रेजुएशन कर गए उसके बाद फिर आपने सीधे काम शुरू किया? मैं बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छा आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि इंटर्नशिप के उन दिनों में मतलब इस तरह का कुछ संदर्भ या कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था और ज्यादातर मतलब रेफरेंसेस पे मतलब लोग जो हैं वो एडवोकेट्स के ऑफिस ज्वाइन करते थे। लॉ फर्म्स भी उन दिनों हैदराबाद में शायद बहुत कम रही होंगी। तो मैंने फिर मतलब जैसी लॉ कंप्लीट की, अपनी तीसरा साल पूरा हुआ, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब बिजनेस से गुड बाय कर देना और मुझे अब अपने आप को प्रोफेशन में उतारना है, जहाँ मेरा एक पैशन था कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ जुड़ूं लोगों से मिनिस्ट्री में। और मैं अपने आसपास कभी भी जब अनजस्ट देखता था तो बड़ा खराब लगता था। तो मुझे लगता था कि लीगल अवेयरनेस होगी तो शायद मैं लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली जब लॉ खत्म की तो जो पुराने शहर में एक बड़े वकील थे, उनका नाम था श्री किशन शर्मा जी, बड़ा नाम था उनका। तो मैं उनके दफ्तर गया और मैंने कहा मुझे आपके ऑफिस को ज्वाइन करना है। और मैंने अपने पिताजी का नाम उनको बताया, उनका मैं बेटा हूँ। और बोले अच्छा अच्छा, मिश्रा जी को तो मैं जानता हूँ। तो बेटा, मेरे पास तो ऑलरेडी काफी जूनियर्स हैं और इस समय चूंकि मेरे उस समय उनके कुछ हल्का सा कुछ टंग में बड़ा इनिशियल स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो बोले मैं वैसे भी बोल नहीं पाता हूँ, तो काम भी बहुत अफेक्ट हो रहा है मेरा, और ऑफिस में ऑलरेडी मेरे पास काफी लोग हैं, तो तुम देख लो। मैंने कहा मैं सीख लूंगा। और बोले कुछ बेटा एक्सपेक्टेशंस आपकी। मैंने कहा मेरी खाली एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं सीखूं आपसे, तो मैं सिर्फ सीखने के लिए आपके पास काम आ रहा हूँ और मेरी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं। तो मेरा मतलब बड़ा एक मैंने साफ तौर पे साफ गोई से उनसे जवाब दिया कि मुझे मतलब फाइनेंशियली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम एंड आई विल मैनेज माय फाइनेंसेस, बट आई वांट टू लर्न लॉ फ्रॉम योर ऑफिस अंडर योर गाइडेंस। तो ये मेरे वो थे, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और अगले ही दिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने मुझे, एक सिविल कोर्ट में कोई केस था, तो उन्होंने कहा कि एक घर का कोई दीवार बीच में खड़ी हो रही थी, तो इसमें आपको स्टे करवाना है और एक इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन है, उस पर आपको आर्ग्यू करना है। मेरे होश फाख्ता हो गया। दूसरा दिन ऑफिस में, और मैं 8:30 के आसपास सुबह पहुंचा था, 10 बजे कोर्ट लगनी थी और मात्र 1.5 घंटे के बीच में मुझे ऑफिस से कोर्ट भी जाना था, जो ज्यादा दूर नहीं था, और तैयारी भी करनी थी। तो बट मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि वो मुझ पे मतलब विश्वास जता रहे हैं, और इतने लोगों के जो ऑफिस में और भी काफी लोग थे, उनको छोड़ के उन्होंने मुझे सीधे एक मेरी परीक्षा वो लेना चाह रहे हैं, जो भी उनके मन में था। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और कहा तुम जाओ और तुम इसको आर्ग्यू करो। मैं थोड़ा तो डरा पहले, घबराया कि, और मैंने ये कहा भी कि शायद आज मेरा तो दूसरा ही दिन है, तो मैं अपने आप को सहज नहीं फील कर पा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, आई एम हैविंग फेथ इन यू, यू गो एंड आर्ग्यू, यू रीड दिस फाइल। ये सर थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे हैं, कौन से हम जिला कोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें? ये एपी सिविल कोर्ट था, इसका हैदराबाद में जी सिविल कोर्ट में, हैदराबाद में एक सिविल कोर्ट में मामला था। जी। क्लाइंट के होश फाख्ता हो गए, उसने कहा अरे शर्मा जी आप इनको क्यों भेज रहे हैं,
आप किसी दूसरे को जो सीनियर है उसको भेजिए, अगर आप खुद स्वयं नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज। ये तो एकदम नया लड़का है, खुद भी कह रहा है कि अभी इसका पहला या दूसरा दिन है। बोले नहीं नहीं ये कर लेगा, आप जाइए, परेशान मत होइए। मैं गया और मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरा पहला मतलब आर्गुमेंट था बिफोर, एक लेडी जज थी और उनके आगे मैं अपीयर हुआ। तो एंड थोड़ा मैं लड़खड़ाया भी, घबराया भी। So she noticed my dampness and then she said, new? I said, my first day in the court. And then immediately I got a stay in the favor of my client, and that was my first appearance in the court. So that was the occasion for me, which was something very fortunate on my part. Ki I got the chance from my office on very first or second day, you go and argue the matter. जो मैं समझता हूँ कि शायद लोगों को काफी सालों के बाद में ये अवसर मिलते हैं, और वो भी मुझे पहले ही या दूसरे दिन मौका मिला, मेरे सीनियर ने मुझे मौका दिया, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर वो मुझे मौका देते रह के चले गए और मैं आगे बढ़ता चला गया। तो 2 साल ऐसे ही निकल गए और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बेटा मेरा मन है कि अब तुम थोड़ा और आगे अब हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे पास समझ है, तुम में इंटेंसिटी है, तुम काम करने में काफी मतलब वो रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो, तो यू लुक फॉर समवन इन हाई कोर्ट। तो चांस की बात क्या हुई उस समय कि एक नॉन टीचिंग एसोसिएशन था हैदराबाद में, उनको एक लॉयर की जरूरत थी। तो उनके जनरल सेक्रेटरी जो थे वो मुझसे उन्होंने संपर्क किया। तो बोले कि हम चाह रहे हैं कोई यंग लॉयर हमको मिले जो हमारे एसोसिएशन के मैटर हाई कोर्ट में वो मतलब उसकी वो करे पैरवी। तो ये मेरे लिए फिर एक दूसरा मौका था। यहाँ से सीनियर कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाओ, और कोइंसिडेंटली मुझे कोई मिलता, वो कहता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ लॉयर इन हु कैन प्रैक्टिस इन अनडिवाइडेड एपी हाई कोर्ट इन दोस डेज। तो मैंने खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया, बट साथ में मैंने कहा कि मैं पर अभी कैसे मैं पिटीशन बनाऊंगा, क्या होता है? बोले मैं आपको कुछ पहले की पिटीशंस दूंगा, आप पढ़ लीजिए, छोटे-छोटे इश्यूज हैं। तो रेगुलराइजेशन के इश्यूज हैं, कुछ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो किताबें पढ़ने का मुझे हमेशा से जन शौक था। तो मेरे पास जितनी भी मतलब शुरू-शुरू में जो थोड़ी बहुत फीसें आती थी, या जो भी मेरे पास अपना जमा था, तो मैं किताबें खरीद लाता था। तो सर्विस लॉ की मैंने किताबें खरीदी, क्रिमिनल लॉ की मैंने किताबें खरीदी, मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और वो पढ़ता रहता था बैठ के घंटों। तो उससे मुझे काफी एक प्रेरणा मिली, और जब खाली समय मिलता कोर्ट में तो मैं चला जाता था हाई कोर्ट में। जब मेरा जाना हुआ, जैसे मैंने बताया, उन्होंने मुझे मौका दिया और फिर मैंने उसको मतलब एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी माना, और मैं अपीयर हो गया एट द एज ऑफ 27 इन हाई कोर्ट when I was 27, and the youngest standing counsel for some association, I can say in those days. और लगभग मैंने 50-60 के आसपास रिट पिटीशंस फाइल की उस एसोसिएशन की, बट ज्यादातर उस समय केसेस आते थे रेगुलराइजेशन से रिलेटेड। तो रेगुलराइजेशन पे चूंकि कुछ क्लियर व्यू नहीं था, ज्यादातर मतलब उसमें ऑर्डर्स जो होते थे, उमा देवी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आया नहीं था, 2004 या 5 में आया था वो। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 एंड 3। तो उस समय मतलब ये रहता था कि हम एक आध केसेस में जीते भी, और उसको मतलब हमने इम्प्लीमेंट भी करवाया गवर्नमेंट से, और उनकी नौकरी लगवा दी हमने। और कई ऐसे केसेस थे जिसमें सस्पेंशन चल रहा था, सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं मिल रहा था, किसी की पेंशन नहीं मिल रही थी, नया वेतनमान आ गया था, पर पुराने वेतनमान के हिसाब से वो जो पे कमीशन है वो उससे पेंशन दे रहे थे। तो ये सारे केसेस मैंने किए और मैंने मतलब अच्छे-अच्छे ऑर्डर लेने शुरू किए। बट मुझे आज भी याद है कि वहाँ भी जब हाई कोर्ट में पहली अपीयरेंस में जब अपीयर हुआ, और मैं मतलब जस्टिस रामानुजम हुआ करते थे, जो बाद में आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त भी हुए। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे मतलब होता है, एक बड़ा घबराया हुआ था, नर्वस भी था, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में होता क्या है कि आप कोर्ट के बड़े पास में जाके अपनी प्लीडिंग्स करते हैं। बट हाई कोर्ट में मैंने देखा, जब मैं बैठा हुआ था, सब अपनी-अपनी चेयर से खड़े हो रहे हैं और वो एड्रेस कर रहे हैं ऑनरेबल जज को।
तो मैंने कहा मैं क्यों सामने जाऊं जब सब लोग यहीं से अपनी कुर्सियों से पीछे से बैठ के बोल रहे हैं। अच्छा, उस समय माइक वाइक भी होते नहीं थे, जोर से बोलना पड़ता था। मैं भी अपना बोलने लगा। तो उन्होंने कहा मिस्टर काउंसिल, वेयर इज योर 151 एप्लीकेशन? जैसे आपको पता है कि आप क्या इंटरिम ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हो कोर्ट से। तो कोर्ट मेरिट्स में तो फाइनल हियरिंग पे तो जाएगा नहीं, शुरुआती उसमें वो अगर कन्विंस है तो वो एडमिट करेगा और नोटिस करेगा, और इंटरिम डायरेक्शन जो है वो आपके फेवर में या ना दे आपको, वो उसका प्रेरोगेटिव होता है जज का। तो मैंने कहा कि साहब ये तो मैं एप्लीकेशन मेरी लगी नहीं थी फाइल में। तो उन्होंने कहा ओके, मैं पास ओवर कर रहा हूँ, आई विल टेक अप दिस मैटर, आर यू कंफर्टेबल पोस्ट लंच और शुड आई पोस्ट दिस मैटर मे बी आफ्टर 2 or 3 days? आई सेड नहीं, आफ्टर लंच आप रख लीजिए। और मैं गया फटाफट हाई कोर्ट के सामने, एक टाइपिस्ट होता था, उससे कहा एक 151 एप्लीकेशन बना दीजिए, इसमें ये मैं चाह रहा हूँ कि उनकी सर्विस जो है वो मतलब जाए नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जैसे ही रिट लगाते थे उनकी सर्विस से वो उनको बेदखल कर दिया जाता था। तो पहले सर्विस प्रोटेक्ट कराना काम होता था, तो ये दिमाग में था मेरे। मैंने उसकी सर्विस प्रोटेक्ट कराने के लिए फिर वो एप्लीकेशन बनाई और वो पोस्ट लंच मैटर लगा, और फिर वो मैंने रिलीफ कोर्ट से लिया। तो शुरुआती दिन मेरे बड़े अच्छे गुजरे, बट जैसे मैंने आपको बताया जयंत की मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाला जो था वो मिलता भी था, बट रेगुलराइजेशन वाले मैटर्स मेरे पास बहुत थे जो मतलब सिर्फ पेंडिंग ही पेंडिंग थे, और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बड़ी परेशान करती थी कि सर कुछ करा दीजिए, कुछ करा दीजिए। तो वो कहीं न कहीं पीड़ा भी देती थी। आपने सर बड़ी 2-3 बड़ी पेचीदा बात है कि एक तो जिस तरीके से जो एक हाईकोर्ट के जज का आपने लहजा बताया, बड़ा संवेदनशील या संवेदनशीलता उसमें मुझे दिखी कि एक नवयुवक, एक नए वकील जो कोर्ट में खड़ा है और उनको पता चल रहा है, क्योंकि जो आपने वाक्य बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कि आप लड़खड़ा रहे थे पहला दिन, जाहिर सी बात है हम सबके दिल में बहुत भय होता है जब हम शुरू में जाते हैं, नए होते हैं, पता नहीं होता कई बार तो कि खड़ा किस तरफ होना है। वकालत में तो उन वकील जज साहिबा थी, उन्होंने संवेदनशीलता से आपको एक रिलीफ दिलाया। फिर हाईकोर्ट के जज की जो आपने इतनी बढ़िया बात बताई कि आपको समय दिया कि जाओ बेटा एक तुम एप्लीकेशन करा लो, और आपको हिंट भी दी, रास्ता भी दिखाया। तो जस्टिस के जो ये जो मर्यादा है, जो हम कोर्ट की जो मान मर्यादा परंपरा की हम बात करते हैं, इसका आपने बहुत सर्वोत्तम उल्लेख किया, मैं समझता हूँ, जो हमारे यंग दर्शक हैं इससे कुछ सीखेंगे। दूसरी बात जो मेरा एक सर सवाल आपके संघर्ष से निकल के आता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक जीता जागता उदाहरण है। और कई बार मेरे से जो नए बच्चे हैं जो वकालत पढ़ रहे हैं, जो नए नए वकील बन के आए हैं, ये पूछ लेते हैं कि सर अब हम किसी अगर सीनियर को ज्वाइन करते हैं, और ऐसा आपको लगता है आपने लिंक्डइन या सोशल मीडिया पे भी ये तर्क देखे हो, वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे समझते हैं हमारा मालिकाना हक है अपने सीनियर से पैसा मांगने का। एक बात आज की चर्चा की मैं ये आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी समय पे जब मैं अपने किसी सीनियर के पास गया अपनी अर्जी लगाने उनके चैम्बर को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने कभी भी अपनी सैलरी या स्टाइफंड की उनसे बात नहीं की। मेरे लिए इतना काफी था कि मुझे जगह मिल जाए। और हर व्यक्ति का संघर्ष अपने लिए संघर्षी होता है, संघर्षपूर्ण होता है, उसमें मैं 19-20 की बात नहीं करूंगा। लेकिन आज की जो कुछ पीढ़ी है या उस पीढ़ी का जो एक मत है, वो ये कहता है कि नहीं हमें पैसा मिलना चाहिए। और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आपको पैसा मिले, जहां तक मैं कहता हूँ शोषण नहीं होना चाहिए, और जहां तक हम किसी को सपोर्ट कर सके एकदम करना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यालय हैं या जो लॉ स्कूल हैं या लॉ कॉलेजेस हैं, वो बिजनेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते। वो ये नहीं सिखाते कि जो एक चेम्बर प्रैक्टिस वाला वकील है उसको भी अपनी आमदनी कमानी है, उसको भी अपना ऑफिस चलाना है, उसके भी खर्चे होते हैं। और ये किसी पे सीधे कहते हैं ना, टू टारगेट समवन विदाउट नोइंग कि उनके क्या स्ट्रगल्स है। मान लीजिए जैसे आपके जो गुरु थे, उनके पास हो सकता है 5 वकील रहे हो, 10 वकील रहे हो सकता है नामी गिरामी वकील हो शहर के, और उनके अपने भी हो सकते हैं हाथ बंधे हो किसी ना किसी तरीके से। तो वो हम नीची चीज समझते हैं और हम कहते हैं नहीं, हमें आप पैसा दीजिए तो हमारा हक बनता है, इंटर्न्स को पे कीजिए हमारा हक बनता है। तो आजकल एक मुहिम चल रही है, उस पर सर आपका क्या कहना है? उसके बाद फिर आगे के सवाल जवाब पे सिलसिला शुरू। नहीं, बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये समझता हूँ कि समय समय की बात होती है। उस समय जो मतलब हम लोग जिस दौर में जी के आए हैं, उस समय शायद इतनी ज्यादा फीसें भी नहीं होती थी। इस चीज को भी हमको दिमाग में रख के चलना होगा, क्योंकि मैंने जब लॉ की थी तो मात्र 2-2,500 रुपए सालाना फीस हुआ करती थी LLB में। तो 7,500-8,000 रुपए में शायद LLB कर ली, और LLM की तो 1,500 रुपए के आसपास या 100 रुपए की फीस सालाना थी। तो 10-12 हजार रुपए में LLB LLM हो गई थी, और उस समय पैसा 10-12 हजार भी काफी होता होगा। बट मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा
उसमें इन्वेस्ट नहीं किया कि मेरी माताजी को एजुकेशन लोन लेने की आवश्यकता पड़े, या मुझे अपने जो छोटा-मोटा मैं काम करता था उसमें से पैसा निकाल के मुझे कोई बहुत बड़ा एक अपने लिए ऑब्लिगेशन लेने की आवश्यकता मुझे कभी नहीं पड़ी। बट आजकल की मैं जनरेशंस देखता हूँ जो लॉ कॉलेजेस हैं, ये बड़ी जो प्लम लॉ कॉलेजेस हैं, इनकी फीसें भी बहुत होती हैं। एजुकेशन लोन लेना पड़ता है इन बच्चों को। तो जब इतना एजुकेशन लोन ये लेते हैं, तो इन लोगों के लिए फिर एक समस्या ये हो जाती है कि ये जैसे ही जाएँ, इनको मतलब कहीं न कहीं एक सोर्स ऑफ अर्निंग इनको शुरू हो जाए। तो कहीं न कहीं ये बैठा भी दिया जाता है कि कैंपस से ही आपके बेटा रिक्रूटमेंट हो जाएँगे। ये बड़ा अच्छा-अच्छा एडवर्टाइज़मेंट भी कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं कैंपस से रिक्रूटमेंट, कइयों को नहीं भी मिलते हैं। तो वो बड़ी समस्या फिर बाद में उनको अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। क्योंकि एक तरफ तो लोन चल रहा है, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम कुछ कर जाएँ। तो वो एक मझधार वाली स्थिति हो जाती है, स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो वो समझ नहीं पाता कि मैं कैसे मतलब इस चीज़ से मतलब सेल करूँ। तो मेरा उन सबसे यही मतलब कहना है कि जैसे मेरा जीवन था कि मैं आगे बढ़ता चला गया, मैं मुड़ के मैंने नहीं देखा। जब मुझे लगा कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा काम नहीं करके दे पा रहा हूँ, तो फिर मैंने एक मतलब कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि इट इज़ नाउ हाई टाइम टू मूव टू गवर्नमेंट। तो मैं मतलब एज़ अ लॉ ऑफिसर मैं 2004 में दिल्ली चला आया। मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, कुछ मेरे लिए मन में एक अनरेस्ट सा आ गया। फीस मतलब ले लूँ और मैं उनका ढंग से काम नहीं करा पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं एक मैं अपने आप को गिल्ट फ़ील करता था। और नई-नई शादी हुई थी तो मैं डिस्कस करने लगा था अपनी वाइफ़ से, तो मैं कहता था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है कि मतलब अगर मेरे क्लाइंट के लिए मैं रिलीफ़ अगर नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे मतलब बड़ी समस्या हो जा रही है। तो वो इंटेंसिटी और वो पैशन लेके मैं चल रहा था, कोई मैं मतलब एक व्यवसाय बना के नहीं चलता था इस प्रोफ़ेशन को। उसमें मैं जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है और फिर मेरी मतलब फाइनेंसेस भी मतलब अ, गड़बड़ हो रहे हैं, बेईमानी करके मैं नहीं कमाऊँगा, ये मेरी इच्छा थी कि मैं जो है अपनी मेहनत से ही करके करना है। तो फिर मुझे लगा मैं सर्विस कर लेता हूँ। और मैं देखता था जब मैं एज़ ए काउंसिल अपीयर होता था और मैं देखता था स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब लॉ डिपार्टमेंट्स हैं या उनके लोग हैं, वो बड़ा मतलब उनको दिक्कतें होती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं जाके कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा अदर साइड से। और यही भाव लेके फिर मैं 2004 में दिल्ली चला आया और नौकरी मैंने जॉइन कर ली ओरिएंटल इंश्योरेंस में एज़ अ लॉ ऑफिसर। बट वहाँ रह के फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोज़र नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ मतलब बनी हुई थी। चीज़ें जो हैं वो मतलब अ, यंगस्टर्स को या मतलब एक नए लॉ ऑफिसर पे उतना फ़ेथ नहीं एंट्रस्ट किया जा रहा था। वहाँ रह के साल 2 साल मैं मतलब विचलित होता रहा, उसके बाद फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर गया। मूव करते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं अगर आपकी मतलब कहीं हिंड्रेंस है, कहीं कोई चीज़ रोक रही है आपको और आपका मन नहीं लग रहा है, भले ही आप कोई लॉ फ़र्म में जाते हो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बट अगर वो आपके मन के अनुकूल काम अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए वो काम। मज़ा क्या है फिर उस चीज़ का? तो मैंने कहा कि अगर पैसे ही कमाने मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊँगा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयू में अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो लेवल से मतलब मैं लैंड कर रहा हूँ इस ऑर्गनाइज़ेशन में और उनको लगता है कि लाइक एनी अदर लॉ मतलब एक यंगस्टर है जिसने एलएलबी की और वो सीधे आके यहाँ पे नौकरी करके बैठ गया। तो मेरा केस डिफरेंट था क्योंकि मैं एक एक्सपोज़र लेके आया हुआ था। मैंने क्रिमिनल कोर्ट में काम किया हुआ था, सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में मैंने काफ़ी काम किया। तो मुझे 4-5 साल का जो अच्छा एक्सपोज़र था, जो हो सकता है 15-20 साल में नहीं हो, वो हो गया था। तो उसका वो फ़ायदा मुझे लगा नहीं उठा पा रही है वो संस्था, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। और जब प्राइवेट सेक्टर में मैं रहा और वहाँ रह के मैंने देखा कि कितनी चीज़ें बड़ी स्मूथली होती हैं। इफ़को करके एक संस्था थी गुड़गाँव में, वहाँ मैंने काम किया और मैंने देखा पहली बार पेपरलेस ऑफ़िस देखा अपने जीवन में, जहाँ पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं आपको मतलब ईमेल्स पे करनी है, डिस्कस करनी है, जो भी करना है। और वहाँ का एक वाक़यात मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपके प्रश्न पे वापस आऊँगा, कि वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि एक उनकी संकट हरण बीमा योजना होती थी। तो जो इफ़को फर्टिलाइज़र का जो बैग होता है क्योंकि ये इसके जॉइंट वेंचर था इफ़को फर्टिलाइज़र्स एंड टोक्यो मैरिन का। तो ये इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बना दी थी।
तो 2006 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं 2 साल ओरिएंटल में नौकरी करके मैं फिर यहाँ आ गया। तो वहाँ मैं देखता था कि ज़्यादातर कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस होते थे कि आपने एक फर्टिलाइज़र बैग लिया, आपको 1 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट आपको वो देंगे इंश्योरेंस। अब जब कोई क्लेम करने जाता था तो ये उसको डिनाई कर देते थे। फिर वो कंज्यूमर फोरम्स में लोग जाने लगे, काफ़ी स्ट्रिक्चर्स पास होने लगे, बड़ी-बड़ी पेनल्टी लगने लगी। तो इनका ये कहना होता था कि ये बोगस हैं, क्योंकि ये मतलब फ़ॉर्ज्ड हैं। तो ये अपने हिसाब से रेपुडिएट कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे उनको क्लेम्स को। तो मैंने कोई एक मेरे मित्र थे वहाँ पे पैनल वाले वकील, तो उनसे मैं डिस्कस कर रहा था इस समस्या को, मुरादाबाद में बैठे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस लाइन के एक वो हैं जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, अगर आप कहें तो मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। तो ये मैं कुछ इनोवेशंस अपने जीवन के मैं बता रहा हूँ। कैसे आप मतलब अलग-अलग जगह रह के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो मैंने उनसे बात की, उनका नंबर लेके एक्सपर्ट से, तो बोलने लगे मैं साहब काम तो कर दूँगा, बट मैं फीस एक केस की 10,000 रुपए लूँगा, एक भी आप ओपिनियन मुझसे लेंगे। तो मैंने कहा मेरे छोटे-छोटे क्लेम्स होते हैं, अगर मैं आपको 10,000 रुपए देने लगूँगा शायद मेरे लिए वो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि काम मैं आपको बहुत दे सकता हूँ, वॉल्यूम मैं आपको दे दूँगा, बट ये फीस आप थोड़ी कम कर लीजिए। तो बोले फिर आप ही बताइए, तो मैंने उनसे नेगोशिएट करके 3,000 रुपए शायद बात पूरी की। और जब मैं जो भी केस आता और जिसके अंदर मतलब जो डिस्प्यूट होते रिगार्डिंग फॉर्जरी है या जो भी हैंडराइटिंग मिसमैच है, वो मैं ओपिनियन के लिए उनको भेज देता। और जब मेरे पे ओपिनियन आ जाती, वो अगर मान लेते कि हाँ साहब ये जेन्युइन है, तो मैं उनके सेटल करवा देता था। और जो लगते थे कि नहीं साहब ये वाक़ई में है, तो वो कोर्ट्स में मेरे वो केस अपेंड होने लगे। तो एक जो चीज़ जो मतलब सालों से बड़ी दिक्कत दे रही थी संस्था को, वो मतलब एक छोटे से प्रयास से काफ़ी मतलब सॉल्व हो गई। ऐसे करते-करते फिर वहाँ से मैं मेरा सफ़र जारी रहा और मैं वहाँ से फिर गॉडफ्रे फिलिप्स करके एक संस्था है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, वहाँ मैं फिर मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैं करने लगा। तो इंश्योरेंस, सर्विस लॉ, क्रिमिनल लॉ और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और 2008 के आसपास कुछ मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और मैं बहुत बुरी तरह से उससे टूट गया। और मैंने फिर मतलब डिसाइड किया कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि आई वाज़ कंप्लीटली शैटर्ड इन 2008। काफ़ी अच्छी जीवन चल रहा था, सब कुछ सही था, बट कुछ समस्या हो गई, बहुत बड़ा एक पर्सनल मेरे लिए लॉस हो गया और मैं फिर बैठा रहा, काफ़ी टाइम खाली बैठा रहा, मैं कुछ नहीं करता था। सिर्फ़ बैठा-बैठा जीवन के पर्पस और उद्देश्य क्यों हम लोग आए हैं, क्यों जीवन और क्यों मृत्यु? मृत्यु से मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था। ये क्यों हम लोग को और हम क्यों नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को? वो सामने आमने कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में हमारे पास घूमती रहती है और अचानक से वो अटैक कर देती है और फिर हम लोग थोड़े से हिलते हैं और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अपना जीवन जीने लगते हैं। तो उसको मैं थोड़ा लंबा पॉज़ ले गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। थोड़ा बहुत फिर मैंने कुछ अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किए, कुछ किताबें पढ़ी। मैं किसी के पास विधिवत रूप से ज्ञान लेने नहीं गया, बट मैंने कुछ अपनी रिसर्च की, अपनी स्टडी की और थोड़ा बहुत जब मुझे उससे कुछ सफलताएँ मिली, थोड़ा-सा मुझे संबल मिला, तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा और तब विचार ये था कि या तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल पे मतलब मैं एग्ज़ाम दूँ और मैं पास हो जाऊँ और मैं डिस्ट्रिक्ट जज बन जाऊँ। ये 2009 के आस-पास की बात है। यूपी का नोटिफ़िकेशन निकला हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया और कहते हैं ना कि हर जगह किस्मत आपकी जो होती है वो कहीं न कहीं 2 हाथ आगे चलती है। तो तैयारी पूरी थी एंड बिल्कुल 35 साल का होने ही वाला था। उसमें ये था कि मतलब कट ऑफ मतलब डेट जो थी फ्यूचर से रिलेटेड थी और आपको पता ही है कि एंट्री लेवल 35 कट ऑफ होता है विद 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सब मिला के जब गया एग्ज़ाम देने, तो वहाँ कुछ जिस लॉज में मैं इलाहाबाद में रुका हुआ था, यूपी हायर जुडिशियल सर्विस की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ और भी कोई लोग आए हुए थे एडवोकेट्स जो दिल्ली से, जो साथ-साथ तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम देने आए हुए थे। तो चर्चा होने लगी, तो बोले कि कल सुबह हम लोग साथ में ही चले चलते हैं। तो उनकी बातों में आ गया और
एग्जाम का टाइम 9 बजे था, 9:30 पे सेंटर पहुंचे। उनको ये लगा कि 10 बजे से एग्जाम है, तो आधा घंटा निकल गया था, जाने नहीं दिया गया अंदर। फिर काफी मशक्कतें करके, मिन्नतें करके एग्जाम दिया, वो पेपर मेरा खराब हो गया। तो कट ऑफ जो था वो 50% था, 1000 में से आपको 500 नंबर लाने थे टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, और मेरे 493 नंबर आए। तो वो जो आधा घंटा था वो खल गया मुझे, कि मैं लिख नहीं पाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर था जो मेरा मेजर एरिया था एलएलएम में। तो मुझे मतलब बड़ा अपसेट हुआ मैं कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है एचजीएस, और मैं रह गया। बट फिर टूटा नहीं, और तब तक देखा कि मिसेज जो है मेरे लिए जॉब सर्च करती रहती थी पोर्टल्स पे। तो उन्हीं कंपटीशन कमीशन में एक निकली है, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? तो मैंने कहा मैं अप्लाई कर देता हूँ, बट मुझे इसके बारे में, संस्था के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। बी दैट एज इट में मैंने अप्लाई किया, और फिर इंटरव्यू हुआ मेरा। तो ये प्रश्न वहां फिर मुझसे पूछा गया, जो प्रोफेसर रणबीर सिंह साहब हैं, जो उस एनएलयू दिल्ली वाले, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। वो पहले वो नालसार हुआ करते थे उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, टेल मी जेंटलमैन, व्हाट इज दिस कंपटीशन लॉ इज ऑल अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट? मैंने कहा सर मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोशिश की समझने की, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। So literally he was laughing, and it was a big panel, 6 people were sitting there, and risk of that answer was कि वो मुझसे कह सकते हैं okay your interview is over, now go. That can be the risk, but that was a spontaneous answer. मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, निकल गया मुंह से। Then he said okay then we will discuss something else. बताइए अपना area of specialization, क्या किया अपना, क्या। तो ये सारी चीजें लॉ के बारे में पूछने लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो वो जो इंटरव्यू जो मतलब बाकी के कैंडिडेट्स के 5-5 मिनट के, 8-8 मिनट के हो रहे थे, मेरा लगभग 1 घंटे के आसपास वो इंटरव्यू चला। तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक इंटरेक्शन हो गया था, वो इंटरव्यू कम और इंटरेक्शन ज्यादा था। और मैं बड़ा फ्रैंक अपने कैंडिडेटली आंसर दे रहा था, जो उनको बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। और फिर मैंने कहा कि नाउ सर आई एम फीलिंग टायर्ड। तो बोले दिस इज अगेन स्ट्रेंज कि आप इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि आप टायर्ड हैं, और आप ही को यू आर थकान लग रही स्ट्रेंज। है। बट उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव डन वेल, ऑल द बेस्ट यंग मैन। तो उसके बाद फिर जो है कुछ समय बाद समाचार मिला कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं कंपटीशन कमीशन में 2010 में आया। और जब यहाँ आया, जब बैठ के चीजें सीखी, तो चीजें बढ़ी, चीजें उसमें आई। तो ऐसे करते करते मेरा जो वो था, एक एक्सपोजर मेरे को एक नए सब्जेक्ट के बारे में मिला। और मैं सच बताऊं जयंत तुमको, कि जो सेटिस्फेक्शन जो मुझे कैरियर में मैं जो ढूंढ रहा था, वो मुझे यहाँ आके मिला। क्योंकि एक तो मुझे काफी एक्सपोजर मिला, मैंने मतलब बड़े बड़े वकीलों के साथ काम किया यहाँ रह के, सॉलिसिटर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल्स, उनको मैंने ब्रीफ करने का मुझे अवसर मिला। और चूंकि खुद क्वालिफाइड लॉयर हूँ, तो ये चीजें उनको भी मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता था। तो वो एक हमेशा मतलब उनके लिए भी एक कंफर्ट जोन रहता था कि ये इसको कुछ मतलब बेसिक एलिमेंट्री लॉ के बारे में पता है। तो ब्रीफिंग में मुझे कभी ज्यादा समस्या नहीं आती थी, मुझे ब्रीफिंग काउंसिल ले जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी, खुद ही मैं ब्रीफ कर लेता था अपने मैटर्स से आके। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो मतलब यंगस्टर्स हैं जो सुन रहे हैं मुझे इस समय, मैं भी आप ही की तरह एक मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, और काफी संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो बिल्कुल भी अपनी हार मत मानिए, और पैसे को बहुत महत्व मत दीजिए। पैसा जीवन में अपने आप आ जाएगा। जो इनका सवाल था कि पैसे को लेके बच्चे परेशान हो रहे हैं कि पैसा मिलना चाहिए, इंटर्नशिप में पैसा मिलना चाहिए, कोशिश कीजिए कि सीखें। इस समय सीखने का मौका मिल रहा है, और कोई लॉ के पीछे मत भागिए कि कंपटीशन लॉ है या आर्बिट्रेशन लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, तो इसमें मतलब बहुत जल्दी आप पैसा बना लेंगे या आपको नाम मिल जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जो सिर्फ लैंड एक्विजिशन करते थे, या जो क्रिमिनल मैटर करते करते बड़े बड़े नाम बन गए इस देश के। तो बड़े नोटेड थे। जस्टिस यूयू ललित को मैं पढ़ता था, वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में बहुत अपीयर होते थे। तो बाद में डायरेक्टली उनका एलिवेशन हुआ एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप अपनी मेहनत पे और अपने उस पर विश्वास रखिए, और अपने आप को मतलब कोई एक पर्टिकुलर लॉ से ना बांधें, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, कि अभी मैं कॉर्पोरेट लॉ करूंगा, अभी मैं कंपटीशन लॉ करूंगा, ये सब नहीं।
अभी तो काम सब समझने की कोशिश कीजिए। जितना मौका मिला, जहां भी आपको मौका मिले, लोअर कोर्ट में जाने का, 30 हजारी में जाने का, या पटियाला हाउस जाने का, जहां भी मौका मिले प्लीज जाइए, बहुत मजा आएगा। और बैठिए वहां पे, सिर्फ खाली अपना काम करके भाग के घर मत आइए। समय मिले और देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में एक आर्गुमेंट चल रहा है, वहां बैठ जाइए, सुनिए उनको, काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपने सर बड़े ज्वलंत उदाहरण दिए और इतनी अच्छी सहजता से आपने बात रखी हमारे युवा दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि अंतर्द्वंद के दौर में भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हमारे यंग दर्शक इस बात को समझेंगे। तो मेरा अगला सवाल सिर्फ इससे निकल के ये आता है कि इतनी चुनौतियां आपने देखी, इंटरव्यू आपने लगभग 1 घंटा दिया, उसमें आपने इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी थकावट भी जाहिर की और वो आपसे प्रभावित भी हुए, और आज आप बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं कंपटीशन कमीशन में। आप लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को इवॉल्व मैं कर अब रहे इस हैं। समय बात करना, मैं एडवाइजर हो गया हूँ। जी इस समय मैं एडवाइजर हूँ, जी, एज डायरेक्टर में एडवाइजर। एडवाइजर। जी, जी पहले मैं तो सर, डायरेक्टर हुआ करता फ्रॉम हाँ, पिछले साल। तो क्योंकि हमारे सर कुछ दर्शक होते हैं जो वकील नहीं भी हैं, तो मैं कुछ बड़े बेसिक सवाल आपसे करूंगा कि जिस वक्त आप इंटरव्यू दे रहे थे और आज इस 11 साल के बाद, थोड़ा हमें संक्षेप में और सरल भाषा में समझाइए कि कंपटीशन लॉ है क्या, और अगर किसी की रुचि बनती है कंपटीशन लॉ को अपना करियर बनाने में, तो कोई ऐसे कोर्स मार्केट में उपलब्ध हैं या आपकी संस्थान में कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी जिनको अवेल किया जा सकता बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कि देखिए, कंपटीशन कमीशन जो है एक बड़ी नई संस्था है। 2009 में जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस थे इस लॉ के, वो मतलब लागू किए गए। थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ, चूंकि पूछा जा रहा है इसलिए, कि कंपटीशन लॉ इफेक्टिवली इस देश में मतलब माना जाता था कि एमआरटीपी लॉ है। एमआरटीपी एक मतलब कानून था जो कहीं ना कहीं मतलब प्रेरित था भारत के संविधान के जो मतलब अनुच्छेद 38 और 39 से, कि जो मतलब जो रिसोर्सेस हैं देश के, वो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए। काफी कमेटियां बनाई गई 50 के बाद में, जब भारत आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ इस देश में। तो उसके बाद प्रोफेसर मेलनोबिस कमेटी थी, केसी दास गुप्ता कमेटी थी, और इनकी जब रिकमेंडेशंस के बाद में मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन एक्ट बैठा, उसके बाद उन्होंने लॉ को अमली जामा पहनाया और 1969 में एमआरटीपी लॉ आई। तो उसका उद्देश्य ये था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको रोकें, और मोनोपोली जो है वो मतलब वो एब्यूजिव है। और ये मतलब दौर चलता रहा, और वो दौर ऐसा था जब मतलब इस देश में नेशनलाइजेशन हो रही थी, चीजें जो है सरकार अपने हाथ में मतलब चीजों को ले रही थी, बिजनेसेस को ले रही थी, बैंक्स नेशनलाइज हुए, इंश्योरेंस हुआ, कोल सेक्टर हुआ, तमाम चीजें हुई। तो उसके बाद में उस लॉ में ये था कि सरकारी जो मतलब जो संस्थान है उनको वो टच नहीं करती थी। तो वो जो मतलब उनका जो फोकस था वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रहता था। और स्थितियां चलती रही, फिर 80s में जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देश में लागू हो गया 1986 में। तो काफी चीजें जो थी वो ओवरलैपिंग होती थी, कि अनपेड ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कभी वो भी देख रहे हैं, कभी ये भी देख रहे हैं, फिर बड़ी मतलब कंफ्यूजन सा रहता था। बट बाद में फिर मतलब जो है कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हुए एमआरटीपी लॉ में, और यूटीपी और जो था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ गया स्पेसिफिकली। 90s में जाके जब देश में स्थितियां मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी, तो डिसाइड किया गया कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलना होगा, और ये डिसीजन सन 91-92 में लिया गया। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है इस देश में, टेलीकॉम सेक्टर और सारी चीजें जो है प्राइवेटाइज की गई। तो जब देखा कि जब चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, तो फिर जो लॉ आपकी है वो इस कंटेक्स्ट में जो है वो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। तो एक कमेटी बैठाई गई, और उस कमेटी का नाम था राघवन कमेटी। उनसे पूछा गया कि एमआरटीपी लॉ क्या, इसको आप एग्जामिन कीजिए और बताइए कि क्या इस लॉ को मतलब विद और विदाउट अमेंडमेंट्स कंटिन्यू करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो राघवन कमेटी जो थी, उसमें बड़े जाने माने देश के कानूनविद और भी लोग थे, उन्होंने सबने मिलके
सरकार से कहा कि अब MRTP को खत्म कर देने का समय आ गया और उसकी जगह एक नई लॉ जो विश्व में अर्थव्यवस्थाएं जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बेसिस पे हमको भी एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। और जैन 2002 में कंपटीशन एक्ट जो है वो लाया गया और एसेंशियली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई वो ये कि इसमें एक जो फर्क था सरकारी और प्राइवेट का वो खत्म कर दिया गया। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अगर कोई काम अगर एंटी कॉम्पिटिटिव है वो प्राइवेट कर रहा है या सरकारी कर रहा है, एक्सेप्ट सोवेरियन फंक्शन जो सेक्शन 2H में दिया गया है। जो सोवेरियन फंक्शंस हैं उसके अलावा सारी चीजें हमारे मतलब जुरिस्डिक्शन में रहेंगी, हम देख सकते हैं। और इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक तो होता है सब्सटेंटिव प्रोविजंस, एक होता है प्रोसीजरल। तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस जो होते हैं हर लॉ में, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को मैं मानता हूं कि वो सब्सटेंटिव है। सेक्शन 3 बोलता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है उससे ज्यादा वाइडर है। अगर आप लैंग्वेज एग्रीमेंट हमारे यहाँ भी डिफाइंड है सेक्शन 2B में। इसमें मतलब टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट वेदर एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही माना जाएगा, नॉन एनफोर्सेबल जो है वो वॉइड माना जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट जो मतलब मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा, कार्टेल करेगा, बिड रिगिंग करेगा, कोल्यूसिवनेस, कि मान लीजिए एक व्यापारी है वो मतलब काम कर रहा है फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर में और दूसरा भी जो है वो भी स्टील सेक्टर का मैन्युफैक्चरर है, दोनों मिलके अगर मान लीजिए प्राइस फिक्स करते हैं, दाम फिक्स करते हैं स्टील का, तो ये मतलब गलत माना जाएगा। इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। तो इस चीज को मतलब ये संस्था देखती है और रेफर होता है मैटर। और फिर दूसरा जो इसका प्रोविजन है वो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। जैसे मैंने कि बताया आपको कि MRTP लॉ में मोनोपोली देखा जाता था कि डोमिनेंस पर से इज बैड। इस लॉ में एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है। हम अब कंसर्न नहीं है कि आपकी डोमिनेंस है या नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अब्यूजिंग योर डोमिनेंस वी आर नॉट कंसर्न। आप डोमिनेंट रह सकते हैं बट आप काम अच्छी तरह से करिए, मार्केट को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। The moment you started distorting the market by way of discriminatory practices or abusive practices, तो वहां फिर मतलब कंपटीशन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि पेनल्टीज बड़ी हैवी लगाई गई हैं, क्योंकि इसमें पीनल प्रोविजंस जो हैं वो नहीं है, या कह लीजिए कि मतलब नॉन कंप्लायंस पे कुछ प्रोविजंस हैं जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट में जाके मतलब एनफोर्स करवा सकते हैं। अदरवाइज पेनल्टी है, मॉनेटरी पेनल्टी, जो बड़ा मतलब एक पीनल टाइप का है जिसमें 3 times ऑफ योर नेट प्रॉफिट और 10% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और दूसरा काम जो कंपटीशन कमीशन कर रहा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है एडवोकेसी का। एडवोकेसी में हम कंपटीशन कमीशन को मतलब इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि व्हाई दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट और व्हाई दिस लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को अगर देखते हैं तो वो एक इंडिविजुअल ग्रीवांस सिस्टम होता है कि मेरी कोई एक चीज खराब निकल गई या कोई सर्विस डेफिशिएंट हो गई तो मैं उसकी रेमेडी ले सकता हूँ जाके। यहाँ पे कई बार हमको पता ही नहीं कि मेरी जेब जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां कंपटीशन से कंज्यूमर अफेक्ट होगा, इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, तो उसको मतलब हमको बताना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को। तो हम जाते हैं, उसके लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं काफी, मतलब जो लॉ कॉलेजेस हो गए हैं उसमें हम मतलब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमीज हो गई, IAS एकेडमी हो गई और जुडिशियल एकेडमीज हो गई, वहां हम जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। बिजनेस ट्रेड एंड बिजनेस बॉडीज हो गई, तो उनके साथ हम काम करते हैं। और दूसरा काम एडवोकेसी में हम करते हैं इंटर्नशिप का, जो आप पूछ रहे हैं। इंटर्नशिप हम देते हैं और ये पेड इंटर्नशिप होती है। अभी चूंकि कोविड काल चल रहा है तो इस समय हम लोग मतलब फिजिकल इंटर्नशिप नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन इंटर्नशिप अगर कोई इच्छुक है, और उसमें कंडीशन ये होती है कि 4th और 5th ईयर के जो मतलब स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होते हैं, और या LLM कर रहे हों और या कोई दूसरी स्ट्रीम के हों, इकोनॉमिक्स में हो। तो ये लॉ बेसिकली इकोनॉमिक्स और लॉ दो को बहुत प्रेफर वो करती है, एम्फेसिस होती है। तो इन स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं
वेबसाइट पे पूरा दिया गया है एंड दे कैन अप्लाई थ्रू आवर वेबसाइट फॉर इंटर्नशिप व्हिच इज पेड। ऑनलाइन का मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें भी पेड होता है या नहीं, बट फिजिकली तो हम लोग मतलब उनको बच्चों को कुछ पैसा स्टाइपेंड का हम देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने रखी है। मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे 4th और 5th ईयर में पढ़ रहे हैं जो हमारे इस एपिसोड को बाद में लाइव होते हुए देखेंगे, प्लीज आप जरूर अप्लाई करें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में और सुकेश सर के देख रेख में काम सीखें। इतनी उन्होंने अच्छी बात हमको बताई कि इंटर्नशिप खुली हुई है, इंटर्नशिप ओपन है, फिजिकल तौर पर फिजिकल इंटर्नशिप ऑफर होती हैं और कोरोना काल में वो बता रहे हैं कि वर्चुअल इंटर्नशिप्स हैं। तो कृपया कंपटीशन की वेबसाइट को चेक करें, उससे पहले थोड़ा सा कंपटीशन लो पढ़ लें, जानकारी रखें। इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि सुकेश सर की जो नॉलेज है हर चीज़ को कानून के दायरे में लेके बहुत ज़्यादा। अगर आपका इंटरव्यू होगा तो पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते उनकी तरह कि आप थक गए, और दूसरा आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ये मैं अपने युवा दर्शकों को बता दूं। तो सर आपका काफ़ी समय ले लिया, आखिरी के 1-2 सवाल आपसे और करना चाहूँगा इससे पहले हम इस सत्र को समाप्त करें। आपने शुरू से बताया कि आप किताबों की तरफ बहुत रुझान रखते हैं, आप अध्ययन में बहुत विश्वास रखते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे भी बहुत सारी किताबें हैं। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि इस दौर पे कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं और कौन सी किताबें आप रेकमेंड करेंगे हमारे युवा दर्शकों के लिए पढ़ने के लिए, बोथ लीगल एंड नॉन लीगल। देखिए, किताबों का जो है मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये तो एक अथाह सागर है, ज्ञान जो है इसको आप सीमित नहीं कर सकते, और फिर चॉइस होती है कि ये आपको मतलब किस तरह का आपका टेस्ट है। तो मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने का शौक है, तो मेरे पास ओशो का काफी अच्छा कलेक्शन है अपने पास, और कुछ किताबें मैंने उनकी बहुत अच्छी मुझे लगती हैं। एक मैं नाम लेना चाहूंगा, डाइयो योगी डाई, जिस पर उन्होंने तंत्र पे कहा है, काफी अच्छी किताब है पढ़ने लायक। और मैंने फिर मतलब एक हरमन हेस की सिद्धार्थ है जो बहुत मुझे पसंद है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ पुस्तक को। और ऐसे ही जो है लॉ में मैं समझता हूँ कि आपको रतनलाल धीरजलाल से अगर आप शुरू करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने तो वहीं से शुरुआत की थी। कंपेंडियम जो पूरे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और इसके में ले आया था, और बाद में फिर धीरे धीरे मैंने मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे कमेंट्रीज हैं जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जस्टिस ठक्कर की, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन लॉ में भी काफी अच्छा कलेक्शन इस समय मार्केट में है, आप लोग पता कर सकते हैं। वैसे मेरी वेबसाइट पे भी मैं आपको कह सकता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एक्सेस माय वेबसाइट, see the orders passed by the commission, you can yourself easily know that what is this law is all about, and it is not something rocket science which is very difficult to grasp or understand. एक पेनल्टीमेट सवाल आपसे और करता हूँ। इंटर्नशिप की तो हमने आपसे बात कर ली, तो युवा वकील हैं या जो वो वकील हैं जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कंपटीशन कमीशन से जुड़ना चाहते हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके के मतलब रिक्रूटमेंट्स हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक रेगुलर बेसिस पे है। तो रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन इशू करता रहता है, जो मतलब बड़ा वाइडली पब्लिसाइज भी किया जाता है, वेबसाइट पे भी डाला जाता है उसका लिंक। तो उसमें आप मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन रेगुलर बेसिस यू कैन अप्लाई थ्रू दैट मोड और मीडियम। एंड सेकेंडली जो होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, जो हमारे यहाँ आरए कहते हैं, जिसको हम रिसर्च एसोसिएट। तो मान लीजिए उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे कम एक्सपीरियंस है तो आप लेवल 1 पे आ जाएंगे, आपका अगर 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको लेवल 3 या लेवल 4 मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो कॉन्ट्रेक्चुअली जो है वो भी लोग हैं जो मतलब 3-3, 4-4, 5-5 साल काम कर गए हैं कंपटीशन कमीशन में, और प्राइवेट सेक्टर में उनकी मैंने सुना है बड़ी भारी मांग होती है। फिर लॉ फर्म्स वगैरह में उनको काफी अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी मतलब दिशा है जिसमें या एक अच्छी जगह है जहाँ रह के काम सीखने को आपको मिल सकता है, और काफी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है कंपटीशन लॉ के बारे में। बड़ी अच्छी सर आपने टिप भी दी और टिप्पणी भी की इसमें। और जाते जाते सर, जैसा हमारा एक जो एक ट्रेडिशन है, कस्टम है, हम हमेशा अपने अतिथियों से जरूर पूछते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपने सर आखिरी में टिप्पणी करें। और क्योंकि आपने बताया कि आप शुरुआती तौर पे वर्जिश में आप बहुत ध्यान देते थे, और क्योंकि आज हम संक्रमण दौर पे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल भी और आपकी टिप्पणी जुड़ जाएगी कि क्या आज भी आप वर्जिश के लिए टाइम निकाल पाते हैं अपना, और अगर नहीं तो किस तरीके से आप अपनी सेहत और मानसिक सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज हो तो उसको प्लीज जरूर छूटें। मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल सुबह 5 साढ़े 5 पे उठने का मैं प्रयास करता हूँ,
और मैं या तो थोड़ी सी मैं वॉक करता हूँ। मैं वर्जिश तो अब नहीं करता, आपको सच बताऊं। पहली चीज तो जिम्नेजियम इस समय बंद है, समय ही 1 साल से ऐसा चल रहा है, और मेरी कोई खास अब इंक्लिनेशन रही भी नहीं है, धीरे धीरे एज मेरी बढ़ रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी मैं वॉक कर लूँ, और थोड़ी बहुत मैं उसमें जॉगिंग करने की कोशिश कर लेता हूँ, तो जिससे मेरी एक फिटनेस लेवल मैं अपना बना के रखूं। ये मैं मेरा मतलब एक प्रयास होता है कि सुबह का समय जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, या थोड़ी सी मतलब जॉगिंग करें, जिससे माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, बड़ी मतलब एक एजिलिटी बनी रहती है। तो ये एक चीज मुझे लगता है कि मतलब आप सभी लोगों को मतलब अपने जीवन में लाने की जरूरत होती है, कि थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लेके आइए, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए। जब शाम को कोशिश कीजिए कि टीवी से बचें, नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि इस समय जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो बड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करती है दिमाग में। तो उन सब से बचने का प्रयास कीजिए, कंस्ट्रक्टिव कीजिए, कुछ ऑनलाइन अगर समय मिलता है तो कुछ मतलब गेम खेल लीजिए थोड़ा बहुत, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बट कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि ये दौर वैसे ही मुश्किल का है, और लीगल प्रोफेशन जो है बड़ी तपस्या का है। इसमें तपस्या बहुत होती है, और जितनी तपस्या में आप रगड़े जाएंगे, उतनी ही आपको मतलब इसमें सफलता मिलने की संभावना बन जाती है। तो डरे मत संघर्ष से, क्योंकि जो आदमी आप टॉप पे देख रहे हैं आज, चाहे वो कोर्ट्स में हो, चाहे वो जनरल काउंसिल्स हो प्राइवेट कंपनीज के, बड़ा संघर्ष करके वहां तक पहुंचते हैं। हमको उनकी सफलता दिखती है, उनकी चमक दिखती है, बट उसके पीछे उनकी सैक्रिफाइस, उनके परिवार वालों के संघर्ष, ये सारी चीजें छुप जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अ, अपनी कोशिश में कमी मत आने दीजिए, और थोड़ा सा बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉ में आपको नहीं मजा आ रहा, तो अब तो आज की तारीख में ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप मतलब एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। एक चीज जाते जाते मैं और जरूर बताना चाहूंगा, कि कहीं मेरे मन में एक ये था कि मैंने एक बार अप्लाई किया था कि मैं आईएएस एकेडमी मसूरी में, मेरे को मतलब ऑफर आया था कि आप प्रोफेसर आइए वहां पर पढ़ाइए। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में था, डेप्यूटेशन था। डेप्यूटेशन सरकार में ये होता है कि पेरेंट डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में आपको बोरो कर लिया जाता है, और आप अपना टर्म पूरा करके वापस पेरेंट कैडर में आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में था, 2017 की बात है। मेरी मतलब रनिंग करते में थोड़ी हड्डी हड्डी भी टूट गई थी, तो मैं थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज था, और 4-6 महीने बेड रिडन भी रहा था। तो बड़ा मतलब एक कहते हैं ना, बड़ा एक लो वाला दौर चल रहा था मेरे जीवन का। तो मुझे एक ऑफर आता है मसूरी से कि आप आके ज्वाइन कीजिए। थोड़ा सा मैं असमंजस में था कि परिवार को लेके दिल्ली से मैं मसूरी विस्थापित करूं अपने आप को या नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक मौका था मेरे लिए एक बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था से जुड़ने का। तो वो मौका मैंने मतलब उसका उसको मैंने एक्सेप्ट किया। 1 साल फिर मैं वहाँ रह के मैं वहाँ लॉ पढ़ा के आया। वो भी मेरे लिए मेरे जीवन का एक मैं उपलब्धि मानता हूँ, कि मेरे जीवन में मैंने मतलब ऐसे लोगों को, जिनको हम लोग टीवी में और न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं, इन बच्चों ने ये कमाल किया, इतनी गरीबी से उठे, तो वो उनको मैंने साक्षात देखा, उनसे मैं डिस्कस करता था कि कैसे उन्होंने हार्डशिप से मतलब वो आईएएस बन गए। कैसे मतलब कोई ट्राइबल से, बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट में, उसने फोटो भेजी, उसमें वो बिल्कुल एक झोपड़ी में खड़ा हुआ है, और वो लड़का जो है वो आईएएस बनता है। तो ये प्रेरणा देती है। तो कई बार जब आप मतलब देखते हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप सोचें, जब मतलब इतनी हार्डशिप के बाद लोग अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अपने पे विश्वास रखें, मेरी यही आप सबसे काम है। बहुत बहुत धन्यवाद केशर, आपने इतनी सहजता और सरलता से इतनी आज सारी बातें हमसे साझा की, और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात रखी कि जो शिखर में हम व्यक्ति देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, उसकी जो संघर्ष की एक यात्रा रही है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस प्रोग्राम के जरिए हम समझते हैं, इस माध्यम के जरिए हम उसको कई हद तक उजागर कर पा रहे हैं। आज आपने इतनी सारी अपने जीवन की बातें बताई हमसे, उसको बहुत फ्रैंकली डिस्कस किया। कितने उतार चढ़ाव आपने देखे, कितने लोगों के सानिध्य में आप आए हैं। आपने बताया कि आप मसूरी भी गए, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ आपने जाके 1 साल बतौर प्रोफेसर पढ़ाया लोगों को, उनसे
आपने प्रेरणा ली, तो मैं समझता हूँ जितने हमारे युवा दर्शक हैं, और जब मैं युवा कहता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ नॉट जस्ट एज बट पीपल हु आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड, हमारे जितने भी जो व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे यहाँ पे डायलॉग होते हैं उनसे आप जरूर सीखें। और जाते जाते सभी दर्शकों से एक बार हमारी प्रार्थना और रहेगी कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये जो हमारी याचिका है जनहित में है तो दूसरों तक फैलाएं, ताकि दूसरों तक भी ये जो प्रेरणा सूत्र हमारे जो मेहमान आते हैं दूर दूर तक के बात जाए, उन लोगों को अपने जीवन में और प्रेरणा मिले, जो संघर्ष कर रहे हैं वो थोड़ी सी और पॉजिटिविटी लें और उनका संघर्ष थोड़ा सा कम हो सके शायद इस बात से। तो इसी नोट पे आज के हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Until next time, see you soon.